हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो पीएच मिला था दैट वाज दिस। ओके, तो ये जो इक्वेशन था वो था हैंडरसन हैजलवैच इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमने पता किया था कि पीएच कितना मिलेगा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है, तो पीएच के थ्रू हम पता कर सकते हैं उसकी एसिडिटी कितनी है, या फिर पीके आप पता कर लो तो उसके थ्रू पता होता है। तो ये बड़ा बड़ा सेपरेट सा काम होता है ना कि पीके पता करो, पीएच पता करो। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस हो जाते हैं। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है, जो उसका कॉन्जुगेट बेस मिला है किसी एसिड का, ओके, या फिर किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड मिला है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो दो पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, राइट। सो नाउ हाउएवर such an expression creates two separate scales. Got it? Two separate scales for the determination of strengths of acids and bases. Got it? For the determination of strengths of acids and bases. Instead, the strength of the conjugate acid is determined, then a common scale in terms of pKa may be used for the both acids and bases. Got it? So thus the lower the value of pKa, stronger is the acid, right? Similarly, higher is the value of pKa, higher the value of pKa of base, more basic it is. So if pKa is more, okay, so obviously that compound will be more basic. Okay, more basic, right? So if pK value is more for any particular compound, then obviously that's basic nature will be more and acidity will be lower. Got it? Now if pK is lesser, then obviously that's acidic property is higher. Okay, acidic nature is higher. Now next, you have a question, you have to solve this question, right? So question is, among the following, first, second, third, the correct order of reactivity of the chloride is. Okay, so question is, we have to find out what is the order of reactivity of the chloride. Reactivity of chloride मतलब क्लोराइड सबसे बढ़िया रिएक्ट किस में करेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसका एक ही तरीका है सिंपल सा कि Cl जहाँ ज़्यादा बढ़िया लीव कर जाएगा, टूट जाएगा, चला जाएगा, जहाँ ज़्यादा बढ़िया छोड़ के जाएगा इस मेजर पोर्शन को, वहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि Cl माइनस बनने में ही टाइम लगता है, उसके बाद अटैक होने में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो जितना बढ़िया ये ब्रेक होगा, ठीक है, जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा CCl बॉन्ड, उतना ही बढ़िया उसकी रिएक्टिविटी होगी क्लोराइड की। गॉट इट? नाउ वी हैव टू यूज़ व्हाट, आपके पास तीन कंपाउंड्स हैं, तीनों कंपाउंड में सबसे पहले तो Cl को तोड़ करके उसका ऑर्डर देख लो। ठीक है, तो Cl अगर लीव करेगा तो ऑब्वियसली कंपाउंड विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव एंड दिस वन, so this is first and now second one is like this, right? और थर्ड जो है that is like this Cl. so जो केटायन बनेगा that will be like this. so tell me which one is more stable. जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ऑब्वियसली वहाँ पर Cl आराम से तोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, सो ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में है, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, राइट? टेल मी, यू कैन कमेंट, राइट? बेसिकली द स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज मोर, राइट? सो सेकेंड इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, राइट? एंड फर्स्ट वन इज लेसर देन सेकेंड एंड थर्ड वन विल बी एंटी एरोमेटिक। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, दिस इज थर्ड एंड इट विल बी फर्स्ट। सो ये ऑर्डर मिलेगा स्टेबिलिटी का कार्बोकेटायन का, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि ज़्यादा बढ़िया रिएक्टिविटी होगी वो सेकंड की होगी, सबसे लोअर क्या होगा, सबसे लोवेस्ट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको चेक करना होता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव।
राइट। नाउ बफर सॉल्यूशन, अब देखो अब तक पीके देखे, ओके, पीके, पीएच और अदर मेजर्स देखे जिससे हम लोग फाइंड आउट करते थे कि किस तरीके से कौन ज़्यादा एसिड है और कौन ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, राइट। सो फॉर द बफर सॉल्यूशन, अगर बफर सॉल्यूशन है तो उसके लिए क्या एसिडिक और बेसिक होने का पैरामीटर होगा, राइट। सो वी हैव टू रेट दिस और सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। देखो बफर सॉल्यूशन के बारे में सबको पता होता है कि बफर सॉल्यूशन अपने आप को फिर से रीअरेंज करके अपना जो इनिशियल फॉर्म रहता है वो बनाए रखने की कोशिश करता है, राइट। सो बेसिकली अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, मतलब कि अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड जो जब H प्लस दे देगा, राइट, तो H प्लस देगा तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। कॉन्जुगेट बेस जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ओके, सो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिला, कॉन्जुगेट बेस, सो इज़ रिफर्ड एज अ बफर सोल्यूशन, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ज़्यादा बढ़िया H प्लस एक्सेप्ट करेगा, वीक एसिड क्या करेगा, बहुत ही घटिया तरीके से H प्लस को देगा। अ बफर सोल्यूशन हैज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट टू अ स्मॉल चेंज ऑफ pH, okay, so buffer solution has the ability to resist to a small change of pH, right, because the weak acid can donate a proton to any HO minus, right. so weak acid क्या कर सकता है, weak acid OH माइनस डोनेट कर सकता है, right. वीक एसिड क्या कर सकता है, किसी OH माइनस को H प्लस एक डोनेट कर सकता है आराम से, donate a proton to any HO minus added to the solution and its conjugate base can accept any H plus। conjugate base जो होगा वो कोई भी H plus लेकर के वैलेंस कर देगा which is added to the solution। तो यहाँ पर इस तरीके से बफर सोल्यूशन अपने आप को वैलेंस करता है, राइट। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव एन एसिड HA और HO माइनस है, तो HA क्या कर सकता है, HA H प्लस डोनेट कर सकता है किसको, HO माइनस को, ओके। और यहाँ पर क्या मिलेगा, A माइनस मिलेगा और वाटर मिलेगा, सो A माइनस प्लस H3O प्लस, राइट। H3O प्लस अगर हम लें साथ में तो A माइनस क्या कर सकता है, A माइनस जो है दिस कैन एक्सेप्ट H प्लस, क्योंकि अब तो ये बेस बन गया फ्रॉम H3O प्लस, तो H3O प्लस से H ले लेगा, बना देगा HA प्लस H2O, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल बफर सोल्यूशन प्रोसेस। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन इज ऑफ सोडियम एसिटेट इन एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट इन एसिटिक एसिड, ओके, CH3CH3COOH। तो एसिटिक एसिड जो है हमारे पास सोडियम एसिटेट के फॉर्मेट में अगर दोनों को एक साथ रखते हैं तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन, ओके। तो ह्यूमन ब्लड भी क्या होता है, इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज बफर्ड सॉल्यूशन एंड मेंटेन्स अ pH क्लोजली टू न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, राइट। नाउ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन पीके, तो स्ट्रक्चर्स का जो इफेक्ट होगा पीके वैल्यू पर उसको यहाँ देखेंगे। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच डिसाइड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड HA, राइट। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच डिसाइड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड HA। देखो कोई हमारे पास H होता है और A होता है, राइट। तो H कितना बढ़िया तोड़ के जाएगा, यही तो डिसाइड होगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, यही डिसाइड करता है कि H और A बॉन्ड कितना बढ़िया ब्रेक होगा, कितना जल्दी ब्रेक होगा। तो इसकी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, इसको छोड़ के जाने की जो डिपेंडेंसी है वो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बेसिकली कुछ फैक्टर्स देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस एंड द फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग A माइनस। तो A माइनस जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है ये इस पर डिपेंड करेगा, जितना स्टेबल होगा उतना बढ़िया छोड़ के जाएगा। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस, जितना बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बढ़िया A माइनस को संभाल पाएगा, राइट। द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, कितना मजबूत बॉन्ड है, ओके, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ब्रेक होगा जल्दी कि नहीं होगा, राइट।
So these are points which you have to consider for the prediction of acidic or basic nature of any compound. Now with respect to HA are some of these factors. The first one is usually not much relevant but may be cause of difference in acid strength of CH3OH CH4, राइट. तो इसमें क्या है कि CHOH और H, राइट, और उसके बाद CH4. तो अब इसमें हम जो H छोड़ जाने की, CH बॉन्ड टूटने की जो टेंडेंसी है वो इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. 3 फैक्टर्स यहाँ पर बताया गया है, तो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली. ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है यानी कि दिस वन HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ, इसकी डिपेंडेंसी, ठीक है, HA बॉन्ड देखो यहाँ पर OH है, तो HA बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इस टाइप के कंपाउंड की, राइट. तो यहाँ पर CH बॉन्ड है, यहाँ OH बॉन्ड है, तो इनकी जो डिपेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट. तो नेक्स्ट है कि द स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनायन with respect to undissociated molecules is however of quite importance, right. As an example, in case of formic acid, the anion generated is greatly stabilized due to effective delocalization of charge into the two canonical structures of identical energy. This is very important point. Identical energy मिलता है canonical structures के. Such delocalization is not possible in the formic acid itself without leading the separation of charges, right. So you can see here you have structure. तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, राइट. तो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दिस CHO माइनस एंड दिस इज गोइंग टू बी H3O प्लस, H2OH लेकर के प्लस लेकर के H3O प्लस बना लेगा. तो डीलोकलाइजेशन जो है वो चार्ज का कहाँ हो रहा है, ठीक है, कितना किस जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि एसिडिक नेचर कितना बढ़िया होगा या फिर बेसिक नेचर कितना बढ़िया होगा, राइट. नाउ सिमिलरली द सॉल्वेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो सॉल्वेंट्स होते हैं यानी कि देखो जैसे मान लो एक एसिड है, एसिड क्या किया, एसिड ने H प्लस निकाल दिया, राइट. अब कुछ कॉन्जुगेट बेस बनेगा. अब इस कॉन्जुगेट बेस को संभालने वाला अगर जो सॉल्वेंट है, जिसमें जिस सॉल्वेंट रहेगा वो सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज अगर करे किसी तरीके से, राइट, तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा बढ़िया बनना प्रेफर करेगा, तो वो एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट. तो इस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर सॉल्वेंट उसके फेवर में हो, राइट. द सॉल्वेशन ऑफ द स्पीसीज जनरेटेड इन द सॉल्वेंट कुड लीड टू एन इंक्रीज or decrease in acidity, right. As an acid or base is dissociated, more charges developed. Base may be better stabilized in solvent having a high dielectric constant and a greater degree of hydrogen bonding ability. Thus HCl when dissolves in water is very strong acid as the ions. It generates the suitably solvated by the water molecules, but if the solvent is changed to toluene there is hardly any dissociation, right. तो HCl when dissolve in water, HCl को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो इट एक्ट्स एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. और जब आप इस HCl को डिजॉल्व करते हो कहाँ पर, सॉल्वेंट जैसे टॉल्यूइन में डिजॉल्व करते हो, तो इतना बढ़िया स्ट्रेंथ उसका नहीं हो पाता है, मतलब कि डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है. इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये सॉल्वेंट है, राइट. तो वाटर में बहुत बढ़िया डिसोसिएट होता है क्योंकि सॉल्वेटेड जो हमारे पास वाटर मिल रहा है उसमें आयंस बहुत बढ़िया जनरेट हो पा रहे हैं, लेकिन इस टॉल्यूइन में नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो इस वजह से डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि सॉल्वेंट का बहुत बड़ा फैक्टर और रोल प्ले करता है, ठीक है. सॉल्वेंट का रोल जो है दैट इज़ मच बिगर, कि कोई भी एसिड कितना बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है किसी रिएक्शन में, राइट. तो सॉल्वेंट भी हमें देखना जरूरी होता है, कभी कभी सॉल्वेंट बदल देते हैं, रिएक्शन का जो
प्रोडक्ट होता है वो बदल जाता है, राइट। तो HCl है NH2O, तो बन जाएगा ये कंपाउंड H3O+, और कुछ इस तरीके से Cl माइनस H2O के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, लैटिस बन जाएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं। It is also expected that electron withdrawing and electron donating groups will have a profound effect on the acid strength of a substance. Thus, electron donating group substituted carboxylic acids are lesser acid. Thus electron donating group substituted carboxylic acids are less acidic than those without them, right? तो electron withdrawing group और electron donating groups, कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, ये मैटर करता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ पता करने लगते हो, देखने लगते हो, तो जो ग्रुप्स लगे हुए हैं विथड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनका फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सब्सटेंस का हम पता करेंगे इन दोनों के बेसिस पर। सो इन कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ methoic and ethoic acids, right, it is observed that the former has pK of 3.77 while for the latter has only 4.84, right। तो pK वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3.77 है, यहाँ पर क्या हो गया, ये बढ़ गया 4.84 हो गया। तो pK वैल्यू बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, उसकी बेसिक नेचर बढ़ गई बाद में मेथोइक से। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेथीन से मेथोइक बन रहा है, एथीन से एथोइक एसिड बन रहा है, ओइक एसिड, राइट। सो द डिफरेंस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन donating inductive effects of the methyl group of ethoic acid. However, it is to be noted that inductive effect falls off quickly with the increase in the chain length. Other factors become dominating on going down the series, right। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से CH3 CH2 और CH2 हो और Cl हो, राइट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, राइट, मतलब कि एक होता है नेगेटिव -I, एक होगा +I, राइट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, Cl क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितना चेन की लेंथ बढ़ेगी उतना ही वीकर होता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट Cl का किसी दूसरे एटम पर, कार्बन पर, राइट। तो ये देखो बना हुआ है कि आपके पास किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। Now similarly, substitutions by electron withdrawing groups tend to increase the acidity of an acid, right। Substitution by electron withdrawing groups tend to increase the acidity of an acid। अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक ऐसा यहाँ पर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, राइट। विथड्रॉइंग ग्रुप इस कंपाउंड में अगर लगा दिया जाए तो बेंजीन है नहीं है, डिपेंडेंसी बाद में हम देखेंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है उसमें आप विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो विथड्रॉइंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो उसका जो H होगा छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट। तो एसिडिटी उसकी बढ़ जाती है। दस द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हैलो एसिड्स, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द पीके डिक्रीजेस, मतलब कि उसकी जो बेसिसिटी है वो घट रही है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। जितना ज़्यादा हैलोजन एटम लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी घटती है। मतलब कि हैलोजन लगाने से क्या हो रहा है, अगर Cl लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो एसिडिटी है वो बढ़ने लगेगा, राइट। सो फर्दरमोर इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द अमंग द मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एसिड्स द वैल्यू ऑफ pK decreases with increase in electronegativity of the halogen. This indicates that the more is the electron withdrawing power of a group, the lower is the pKa. This is a very important point, you have to remember this. तो जैसे मान लो ये है फ्लोरीन ज़्यादा बढ़िया से विड्रॉ कर सकता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2.57 मिला है इसका, राइट। लेकिन जब Cl लगा तो फिर यहाँ पर 2.86 मिला। अगर 2 Cl लगा दो तो क्या हो रहा है, 1.25 मिल रहा है इसकी वैल्यू, 0.65 मिल रहा है 3 Cl लगाने पर, राइट।
बी आर लगाने पर 2.90, मतलब कि सी एल से ज़्यादा है, पी के वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है तो बेसिसिटी क्या है उसकी ज़्यादा है, राइट। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको ये वैल्यू फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एलिफैटिक बेसिस, इन केस ऑफ एलिफैटिक बेसिस it is thus expected that the increase in the number of alkyl group will increase the basicity, right? So in case of aliphatic bases it is thus expected that the increase in the number of alkyl groups will increase the basicity। तो basicity बढ़ेगी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, ये विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो इंक्रीज करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसकी बेसिसिटी बढ़ती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बेसिसिटी बढ़ेगी। दस बेसिसिटी इज सपोज टू इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी अमीन्स, गॉट इट। फॉर द अमीन्स प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी, उसकी जो बेसिसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ओके। इन फैक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर the basicity does increase on going from primary amine to secondary amine but drops slightly on going the tertiary amine. This drop is explained by considering the factor of stabilization of the conjugate acid, right। तो जो ड्रॉप हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ बोला गया है कि देखा गया कि जो वाटर में हम लोग अगर सोल्यूशन बना रहे हैं, राइट, अमीन का, so the basicity does increase on going from primary amine to secondary, तो basicity primary to secondary बढ़ रही, but it slightly drops on going to tertiary amine, secondary से tertiary जा रहे हो तो थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, राइट, वाटर में। तो इस ड्रॉप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ स्टेबलाइजेशन, राइट। तो कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया बन रही है उस सॉल्यूशन में, राइट। तो उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ड्रॉप हुआ सेकेंडरी टू टर्शियरी अमीन में जाने पर। एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेस देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, राइट। तो एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेस और इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स इंक्रीज, राइट। तो एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम कम होगा तो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाएंगे विथ वाटर, राइट। दिस इन टर्न हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेशन, राइट। इफ हाउएवर द बेसिसिटीज आर मेजर्ड इन सॉल्वेंट वेयर स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेशन इज इनसिग्निफिकेंट, राइट। तो अब ये जो रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन, दिस इज द कॉज फॉर द ड्रॉप ऑफ सेकेंडरी टू टर्शियरी बेसिसिटी, राइट। तो इसको देख लो, समझ लो। देन द बेसिसिटी गोज इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम सेकेंडरी अमीन टू टर्शियरी अमीन, राइट। अब जैसे मान लो CH3NH2 एंड CH3NH है और उसके बाद यहाँ पर टर्शियरी अमीन है, तो 10.64 इसका है, 10.77 सेकेंडरी का है, टर्शियरी का है 9.80। तो स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेशन, ठीक है। तो अगर हम स्टेबलाइजेशन का जो ऑर्डर है उसको देखें, तो ऑर्डर जो हमारे पास अभी H2O में इसको डिसॉल्व कर रहे हो, देखो अगर अमीन को ऐसे देख रहे थे RNH2 और RCR-NH2, तो यहाँ पर एक प्राइमरी है, जैसे सेकेंडरी, एंड इसके बाद टर्शियरी मिलेगा, राइट, जैसे टर्शियरी। तो जब नॉर्मली देखोगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहे हो, सेकेंडरी से टर्शियरी जा रहे हो, तो उसकी जो बेसिसिटी है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट, क्योंकि वहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं। लेकिन जब पानी में उसको डाल दोगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उससे डिसाइड होगा कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो बेस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। तो एसिडिटी उसकी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो स्लाइटली, मतलब बहुत ही जब सेकेंडरी टू टर्शियरी जाते हैं तो क्या होता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी इसकी बेसिसिटी बढ़ती है, लेकिन सेकेंडरी से टर्शियरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वाटर में डालने पर,
इसका ये रीज़न है कि H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनाता है इसकी वजह से, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, N+R और ROS होल ट्वाइस हो रहा है। तो बेसिसिटी यहाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इससे ज़्यादा रहेगा, आप देख सकते हो इसमें। यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड N है और ये जो है H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, तो यहाँ पर दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, लेकिन यहाँ पर दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद द R, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसकी जो बेसिसिटी है वो इसकी थोड़ी सी कम हो गई और सेकेंडरी की थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। देयर इज आल्सो एन इफेक्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन बाय डीलोकलाइजेशन इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो दिस इज नेक्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन बाय डीलोकलाइजेशन, गॉट इट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कि जो बेस बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है या फिर कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी बेसिसिटी कितनी है या एसिडिटी कितनी है, राइट। RNH2 plus H2O, okay, so this is going to be what, this is going to be salt। तो ये है क्या हमारे पास, ये है 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बन जाएगा RH3OH, राइट। सो दिस इज माइनस, दिस इज इन प्लस, तो 1 डिग्री अमोनियम salt, ammonium salt, right। so this is salt for the first degree। second degree के लिए क्या होगा बताओ, RNH, R होगा, right। और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर है एंड प्लस H2O। अब क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, RN प्लस एंड H2, राइट, एंड ROH माइनस, ओके। यहाँ पर एक R मिल जाएगा एक्स्ट्रा में, तो 2 डिग्री अमीन ये रहा, और 3 डिग्री अमीन होगा RnR2 और उसके बाद प्लस H2O। तो ये है 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी Rn प्लस H R2OH माइनस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिग्री अमोनियम salt, right। you can see from this salt, देखो जो हमारे पास RNH2 है, राइट, तो इसकी विस्कोसिटी तो जो है सो है, RNHR उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्ट मिलेगा। लेकिन जब सॉल्वेशन इफेक्ट आएगा, राइट, अब यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट आएगा, तो सॉल्वेशन जो सेकेंडरी अमीन की, मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट जो मिलती है, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, वो टर्शियरी में जो है वो कम मिलती है, सेकेंडरी में ज़्यादा मिलती है। सेकेंडरी में ज़्यादा मिलने का क्या मतलब है कि अगर सॉल्वेशन इफेक्ट है, तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अमीन के नाइट्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमीन के नाइट्रोजन पर ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो बेसिसिटी है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, राइट, और इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी डिक्रीज कर जाएगी, थोड़ी सी इसकी इससे ज़्यादा होगी, राइट। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से वाटर में डालने पर अमोनियम का जो ऑर्डर होता है, राइट, यानी कि अमीन का जो ऑर्डर होता है, दैट विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, राइट, 2 डिग्री विल बी मैक्सिमम एंड 3 डिग्री विल बी बिटवीन 1 and 2। लेकिन अगर वैसे देखो तो क्या होगा, 1 उसके बाद फिर 2 फिर 3, राइट। तो ये होता है ऑर्डर फॉर द अमीन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और अदर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।